हेलो फ्रेंड्स, मैं सैयद आसिफ रजा आज आपको इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसको सेकेंड माइलस्टोन बोला जाता है। किसके लिए? कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए इंडिया में। और ये एक लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जिसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। इसके फीचर्स ये हैं कि नंबर 1, इस एक्ट ने इस्टेब्लिशमेंट की थी ऑल इंडिया फेडरेशन की, जिसमें रहेंगे प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, यूनिट्स के तौर पर। इस एक्ट ने डिवाइड किया था पावर्स को between the center and units in terms of 3 lists। सेंटर और यूनिट्स के बीच में पावर को डिवाइड किया था 3 लिस्ट्स को। पहला फेडरल लिस्ट, जो कि था सेंटर के लिए, जिसमें थे 59 आइटम्स। दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंसेस के लिए, जिसमें था 54 आइटम्स। और तीसरा था कॉन्करेंट लिस्ट, जो दोनों के लिए था, उसमें थे 36 आइटम्स। और रेसिडुअरी पावर्स दी गई थी वाइसरॉय को। लेकिन ये जो फेडरेशन था ना, ये कभी बना ही नहीं, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, वो उन्होंने इसको ज्वाइन ही नहीं किया। दूसरा फीचर ये कि इस एक्ट ने डायरकी को एबॉलिश किया। किसमें? प्रोविंसेस में। और इसके जगह इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब क्या हुआ कि प्रोविंसेस को अलाउ किया गया कि आप लोग अब एक्ट कीजिए ऑटोनोमस यूनिट्स के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने अपने स्पीयर्स में। इस एक्ट ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंसेस में, जिसका मतलब कि जो गवर्नर रहेंगे उनको एक्ट करना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा मिनिस्टर्स के एडवाइस के साथ। और वो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। और ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स वाला जो ये कानून है ना, ये लागू हुआ था 1937 में, और फिर इसको ख़त्म कर दिया गया 1939 में। तीसरा फीचर ये कि इस एक्ट ने प्रोवाइड किया था डायरकी सेंटर में, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे ना, उसको डिवाइड कर दिया गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। लेकिन ये जो प्रोविज़न था ना एक्ट का, ये उतना अच्छा से लागू नहीं हुआ। डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल, मतलब उतना अच्छा से लागू नहीं हुआ। फीचर नंबर 4 कि इस एक्ट ने बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया 11 प्रोविंसेस में। 6 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस था ना, उसमें 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया।
तो इसी वजह से जो लेजिस्लेचर्स थे ना, किनके, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस के, उनको बाइकैमरल बना दिया गया, जिसमें कि होंगे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको अपर हाउस बोलते थे और एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस बोलते थे। लेकिन उनमें बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। इस एक्ट ने एक्सटेंड किया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और ये कैसे हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट्स को प्रोवाइड करके, किनको? डिप्रेस्ड क्लासेस को, जिसको शेड्यूल्ड कास्ट भी बोला जाता था, वुमेन को और लेबर को। लेबर मतलब वर्कर्स। इस एक्ट ने एबॉलिश किया काउंसिल ऑफ इंडिया को और इस्टेब्लिश किया इस एक्ट ने एबॉलिश किया काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1958 के द्वारा। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे ना, उनको एक टीम ऑफ एडवाइजर्स प्रोवाइड किया गया इस एक्ट से। इस एक्ट ने फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया 10% पॉपुलेशन, 10% टोटल पॉपुलेशन के 10%, टोटल पॉपुलेशन के 10% को वोटिंग राइट मिला। इस एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया, जो कि कंट्रोल करेंगे करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। इस एक्ट ने इस्टेब्लिशमेंट किया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो था ना, ये 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए था। इस एक्ट ने इस्टेब्लिश किया फेडरल कोर्ट का, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1937 में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता था, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगने पर लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।